हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो है, चूँकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, इसलिए इसे समझने के लिए मैंने इसे दो भागों में बनाने का निर्णय लिया है। इसमें हम पहले वीडियो में जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, पहला ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, और इस ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसे हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, कौन कौन से एंजाइम भाग ले रहे हैं और कौन से नियमों का पालन करते हुए हो रहा है, उन सबको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स में कैसे और यूकैरियोट्स में कैसे। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और पॉलीमरेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो सीधे और साधारण शब्दों में हम कहें तो ट्रांसक्रिप्शन सीधा सा है, डीएनए से आरएनए बनने को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसा कि अब हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा जो है उसमें हमने पढ़ा कि डीएनए सबसे पहले अपने आप की कॉपी तैयार करता है जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से फिर आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए में रूपांतरित होती है और वो ही सूचनाओं का प्रयोग करते हुए फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है। इसे कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। यदि आपने सेंट्रल डोग्मा का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देखें, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीएनए से ये जो आरएनए बनने की जो प्रक्रिया हो रही है उसे ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, अनुलेखन कहा जाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवादन कहा जाता है, अनुवादन ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखो, अब ट्रांसक्रिप्शन को दूसरे शब्दों में भी ये कह सकते हैं कि डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं थी उन आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में रूपांतरित करना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इस तरह इसकी एक और परिभाषा आपके सामने आई जिसको हम थोड़ा बढ़ा के कह रहे हैं। हमने पहले क्या कहा, सिर्फ सीधे साधारण शब्दों में क्या कहा कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन आप इसे अगर अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से आरएनए में बदलना, या यूं कहे ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए में स्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए में रूपांतरित होती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए में स्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए में रूपांतरित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रक्रिया को करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला, इस प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आप इसे, इसका जो पूरा रूप है वो याद कीजिए कि इसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वास्तव में उसको हम तो शॉर्ट में कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसे याद आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ क्या बन रहा है वो होता है और किस से बन रहा है वो यहाँ शुरू में होता है। किस से बन रहा है वो तो यहाँ होगा, और बन क्या रहा है वो यहाँ होगा। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसमें जो एंजाइम है वो क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसी तरह हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा, चूंकि वहाँ डीएनए ही बन रहा था या रेप्लिकेशन में डीएनए ही बन रहा है तो वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। बन क्या रहा है? डीएनए। रेप्लिकेशन में डीएनए ही बनता है, और बनता किससे है? डीएनए से ही। डीएनए से ही डीएनए बनता है तो वो क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से बनाने वाला डीएनए।
ठीक है, डीएनए से ही बन रहा है, डीएनए बनाने वाला क्या कहलाएगा, पॉलीमरेज कहलाएगा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये रेप्लिकेशन में। इसी तरह और भी हैं, जैसे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और एक और होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज ये दो और होते हैं। चूंकि आरएनए डिपेंडेंट है तो आरएनए किन में होता है, केवल आरएनए वायरसेज में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये जो दोनों कार्य हैं, ये दोनों कार्य होते हैं आरएनए जो वायरस है उनमें भी डीएनए पॉली बनने वाली बात तो यहाँ तय है कि ये ही होगा। यहाँ इसमें क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, ठीक है। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्रक्रिया है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से आरएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन जैसा ही है, ये भी एक तरह का रिवर्स रेप्लिकेशन है, लेकिन वायरस वाला। आरएनए वायरस जो है, आरएनए वायरस में जो रेप्लिकेशन होता है उस प्रक्रिया में एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये चार तरह के पॉलीमरेज हैं जो आपको याद रखने, आसान है। दूसरा वाला हिस्से में बनने वाला चीज होगा, हमेशा ध्यान रखना क्या बन रहा है वो होगा, और पहले हिस्से में किसको देखते हुए बन रहा है, टेम्पलेट वहां कौन है वो यहाँ होगा, ठीक है। तो दो बातें हमने यहाँ पढ़ी कि पहला ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और किससे होता है, कौन सा एंजाइम इसमें सहायक होता है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें पूरा डीएनए भाग नहीं लेता है, ध्यान रखना। ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक छोटा, मान लो ये डीएनए है किसी जंतु का, पूरा डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, क्योंकि डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं तो अथाक है, बहुत सारी है, पूरा जंतु बनाने की आनुवांशिक सूचनाएं हैं। लेकिन अगर जंतु बन गया तो उसके बाद उसे क्या काम है, उसे छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाने हैं जो टाइम टू टाइम उनके किसी न किसी कार्य में काम आ रहे हैं। तो ऐसे में उसको केवल डीएनए के कुछ सेगमेंट खंड जो है वो उन्हीं को ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। जैसे मान लो ये डीएनए का केवल इतना सा हिस्सा जो है वो अभी ट्रांसक्राइब होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो पहली बात, डीएनए का पूरा खंड, पूरा भाग जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, केवल उसका कुछ हिस्सा या कोई खंड, या मैं कह सकता हूँ डीएनए खंड ही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। कोई छोटा सा डीएनए का सेगमेंट ही ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। इस सेगमेंट के आसपास का कुछ एरिया जो है वो इस ट्रांसक्रिप्शन में पूरी हेल्प करता है, और इन सबको मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन के हर एक बिंदु को हम टच कर लें, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ऐसी इसी तरह पूरे डीएनए में बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होंगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत सारी होगी, केवल हम तो एक की बात कर रहे हैं। मान लो ये कोई इंसुलिन बनाने वाला एंजाइम जो है, उसका इंसुलिन एंजाइम है, उस एंजाइम का मान लो यहाँ कोडोन है, इस डीएनए में यहाँ है उसकी सूचना। तो शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हुई तो बस केवल इतने से हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए जो है वो केंद्रक से बाहर जाके राइबोसोम से प्रोटीन यानी कि इंसुलिन बना देगा, ठीक है। तो कभी भी पूरा डीएनए का सेगमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, केवल उसका छोटा सा एक टुकड़ा, कोई सा एक भाग जो विशेष प्रोटीन बना रहा है, विशेष कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहा है तो वो बनाएगा, ठीक है। तो पहला बिंदु हमने पढ़ा कि डीएनए जो है वो पूरा एक बार में ट्रांसक्राइब नहीं होता, उसका केवल एक खंड ही ट्रांसक्राइब होता है, उसका अनुलेखन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डीएनए जो है उसके दोनों स्ट्रैंड, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि डीएनए का केवल एक छोटा सा टुकड़ा, कोई पार्ट या सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। दूसरा,
जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, डीएनए इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते हैं। केवल एक स्ट्रैंड ही, केवल एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, और वो जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड की आपको जो डायरेक्शन है वो याद रखनी है, वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो ही ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। तो ध्यान रखना है कौन सा स्ट्रैंड भाग लेता है डीएनए का, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। जैसे ये है और ये है, तो इसमें ये वाला जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला। ठीक है, हमेशा अगर मान लो ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर है, ये इसका अगर ये वाला भाग है तो ये ही भाग लेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा। देखो वो भी कैसे, आपका इसकी ये याद करने का सीधा सा एक सिंपल लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे समझिए, इससे जब आरएनए बनेगा, जो आरएनए बनने की जो डायरेक्शन होती है, या यूँ कहें ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन अगर पूछी जाए, दिशा पूछी जाए, तो वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि नया बनने वाला आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शन की दिशा समझ सकते हो, या आरएनए बनने की दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। यानी कि इन स्ट्रैंडों से जब आरएनए बनेगा तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, तो हमेशा चाहे आरएनए बन रहा है तो भी पूरकता का नियम लागू रहता है। पूरकता का जो नियम है, ट्रांसक्रिप्शन में भी पूरकता का नियम, या जिसे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहते हैं, वो भी यहाँ लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ ए होगा उसके बदले यूं लगाया जाएगा, जहाँ यूं होगा वहाँ ए लगाया जाएगा, इसी तरह जहाँ सी होगा वहाँ जी, और जहाँ जी है वहाँ सी लगाया जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये पूरकता का नियम यहाँ पर भी लागू होगा। तो तब ये डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरकता का नियम, जैसे ये 3 प्राइम है तो इसका अपोजिट यहाँ ये 5 प्राइम होना जरूरी है, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगी ही होगी। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की दिशा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, लेकिन कौन सा वाला स्ट्रैंड, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन है, ठीक है, जिसकी पॉलरिटी है, डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बात आपको और याद रखनी है कि यहाँ आरएनए जो बनेगा, यहाँ जो आरएनए बनेगा उस आरएनए के जो उसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे वो उसके कोडिंग स्ट्रैंड, उसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है उसके जैसे होंगे। आप उसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये एक डीएनए है, डीएनए में हमेशा क्षार पूरक होते हैं, ए होता है वहाँ टी होता है, टी होता है वहाँ ए होता है, जी है तो यहाँ सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी। इस तरह होता है। ये डीएनए है, अभी यहाँ इनके बीच में मान लो ये बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब जब इससे आरएनए बनेगा, जब इससे आरएनए बनेगा तो वो हमेशा इस पूरकता के नियम से बनेगा। नहीं है, यहाँ ए होगा वहाँ क्या होगा, टी होगा, लेकिन चूंकि आरएनए की बात कर रहे हैं तो वहाँ टी नहीं होगा, वहाँ यू होगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न यहाँ ये आता है, जैसे अपने एनसीईआरटी में भी पूछा गया है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग क्यों नहीं लेते, केवल एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग क्यों ले रहा है। तो बिल्कुल सीधा सिंपल सा इसका जवाब है,
आप सोचिए अगर दोनों स्ट्रैंड ही एक साथ ट्रांसक्राइब होते तो दो तरह के आरएनए बनेंगे। चलो आरएनए बनाते हैं हम पहले, उससे अपने आप आपका जवाब आ जाएगा। पहले हम स्ट्रैंड, पहला जो स्ट्रैंड है इससे बनाते हैं आरएनए। ए है तो वहाँ टी आएगा, तो यहाँ टी नहीं आएगा बल्कि यू आएगा, चूंकि आरएनए है ना, तो ए के बदले टी तो होता नहीं, वहाँ थाइमिन नहीं यूरेसिल होगा। टी है तो वहाँ क्या होगा, ए, ठीक है। जी है तो सी है तो जी, ए है तो यू, टी है तो ए, टी है तो होगा ए, जी है तो होगा सी है तो जी। ये आरएनए बनेगा पहला, नीचे वाले स्ट्रैंड से हमने बनाया। अब दूसरे स्ट्रैंड से बनाते हैं आरएनए। यहाँ टी है तो क्या होगा, ए है तो यू, सी है तो जी है तो सी, और टी है तो ए है तो टी होगा तो यू, सी है तो जी, और जी है तो यहाँ सी होगा। इस तरह ये दूसरा आरएनए होगा। अब आप सोचिए अगर मान लो दोनों स्ट्रैंड से एक साथ ट्रांसक्राइब होते दोनों स्ट्रैंड, तो उससे बनने वाले आरएनए एक दूसरे के पूरक है कि नहीं? बिल्कुल पूरक है। ए यू ए, ये पूरक है एक दूसरे के। तो साथ के साथ इनमें क्या होने लगेगी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल इनमें बॉन्डिंग संभव है, और इस वजह से जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। आरएनए द्विकुंडलित बन गया, डबल स्ट्रैंड वाला बन गया। और डबल स्ट्रैंड वाला आरएनए ज़्यादा स्थायी होता है। ये कैसा होता है, स्थायी होता है। ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब डीएनए का उद्देश्य जो था आरएनए बनाने का वो तो व्यर्थ हो गया। डीएनए को बनाना था आरएनए ऐसा जो प्रोटीन बना पाए। क्या ये प्रोटीन बना पाएगा? नहीं। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं होते, केवल एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होता है, और वो कौन सा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। यानी कि ये जो ऊपर वाली जो है ये आरएनए नहीं बनेगा, बल्कि ये ही आरएनए बनेगा। केवल एक बार में एक ही स्ट्रैंड से एक आरएनए। ठीक है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्या, कि ये अपने आप में एक पूरा जो ये आरएनए बन रहा है अपने आप में इसमें सारी सूचनाएं हैं, और एक प्रोटीन बनाने का इसमें गुण है। ठीक है। अगर आपने दूसरे आरएनए की चर्चा की जाए, जैसे यहाँ टी है तो अभी जो आपने यहाँ आरएनए बनाया था इससे कौन सा आरएनए बना होगा, टी है तो यहाँ ए यू जी सी, ए यू जी सी, इस तरह का आरएनए बना। तो यहाँ देखो इसमें कोडोन्स यू ए सी जी यू ए, इस तरह के कोडोन्स है। यहाँ ए यू जी सी ए सी बिल्कुल अलग कोडोन है। इसमें कोडोन्स अलग है, इसमें कोडोन्स अलग है, बन रहे हैं एक ही जगह से दो एमआरएनए या आरएनए। तो सीधी सी बात है, दोनों अपने आप में अलग सूचनाएं व्यक्त कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, दो कारण है। देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केवल एक स्ट्रैंड पर ही हो रही है, उसके पीछे दो कारण अपने एनसीईआरटी ने मेंशन है। दोनों को ढंग से आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, अगर दोनों एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक स्ट्रैंड बना लेते हैं, जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दूसरा कारण, दोनों आरएनए अगर दो स्ट्रैंड बनते हैं, मान लो वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते, तो डीएनए के लिए ज़्यादा उपयोगी है। कैसे? दोनों आरएनए अपने आप में अलग है। दोनों आरएनए क्या है, अपने आप में अलग है। देखो इसको हमने देखा, इसके कोडोन्स अलग हैं, इसके कोडोन्स अलग हैं। तो अपने आप में इसका यूज अलग तरीके से कर सकता है डीएनए, इसका यूज अलग तरीके से कर सकता है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूचनाएं दोनों में अलग है। आप ऐसे समझो, इसकी सूचना अलग है, इसकी सूचना अलग है। ठीक है। तो यहाँ हमने ये बात भी समझी कि आखिर डीएनए का एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि पूरा डीएनए भाग नहीं लेता, केवल उसका एक सेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा भाग लेता है ट्रांसक्रिप्शन में, और उस टुकड़े को ही हम एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है उसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं।
मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, इसका ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है। हमेशा डीएनए विपरीत होता है, पूरक स्ट्रैंड पूरकता का पालन कर रहा है, तो एंटी पैरेलल होता था। यहाँ 5 है तो यहाँ 3 होगा, ये एंटी पैरेलल हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो वास्तव में 3 भाग होते हैं। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके 3 भाग होते हैं। मान लीजिए ये पहला भाग है, ये दूसरा बड़ा भाग होता है, तीसरा ये भाग है। 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग की हम बात करें, सबसे पहला इसकी बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीच का ये जो बड़ा भाग है इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, या इसका संरचनात्मक भाग है। ठीक है, और इसी से आरएनए बनने वाला है। वास्तव में जो आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होगी वो इससे होगी। ये महत्वपूर्ण भाग है किसका? डीएनए का, जो स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, जो आरएनए बनाने वाला है। आरएनए बनाने की जो सारी प्रक्रिया है वो इससे होगी, केवल यही भाग आरएनए बनाएगा। इस स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड की साइड में, 5 प्राइम एंड की ओर जो भाग है, छोटा सा एक सेगमेंट सीक्वेंस का, उसे प्रमोटर रीजन कहते हैं। जैसे ये जो है इसे कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो गलत बता रहे हो, ये तो इसका 3 प्राइम एंड है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने अभी जस्ट क्या कहा कि ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाला जो स्ट्रैंड होता है वो कौन सा होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला आरएनए बनाने वाला है। इसके विपरीत जो आरएनए बनाने वाला है वो समझिए आप। पहली बात, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है वो आरएनए बनाने वाला है, और उस आरएनए बनाने वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट, क्योंकि यही है जो आरएनए बनाने वाला है। ठीक है, इस टेम्पलेट को नॉन कोडिंग भी स्ट्रैंड भी कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या इसे नॉन सेंस भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो कोडिंग में भाग ले रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है स्ट्रैंड, उसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। भाग तो ले रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन फिर भी इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, या नॉन सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या मेन जो शब्द है टेम्पलेट कहते हैं। आजकल सबसे बढ़िया शब्द यही यूज किया जाता है इसके लिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि यही है आरएनए का टेम्पलेट। इसको देखते हुए ही आरएनए बनेगा। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। कौन सी डायरेक्शन वाला? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला। ठीक है, इसके विपरीत जो डायरेक्शन वाला है, यानी कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला है, उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड, या उसे सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जो आरएनए बनता है वो आरएनए में जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जैसा ही होता है, केवल अंतर होता है उसमें थायमीन और यूरेसिल का। जैसे एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मान लीजिए बस 4 ही बता रहा हूँ, ATGC, इतना सा सेगमेंट है मान लीजिए डीएनए का। तो ये डीएनए है तो यहाँ T होगा, यहाँ A होगा, यहाँ C होगा, यहाँ G होगा। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ 3 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो ये जो 3 प्राइम वाला है ये आरएनए बनाएगा। आरएनए हमेशा पूरकता के नियम से बनेगा, यानी कि A है वहाँ U आएगा, जहाँ T है वहाँ A आएगा, जहाँ G है वहाँ C आएगा, जहाँ C है वहाँ G आएगा। अब आप इस आरएनए, ये आरएनए बन गया, इस आरएनए को और इसको मिला के देखो, आपको सीक्वेंस एक जैसा दिख रहा है क्या? केवल अंतर होगा थायमीन की जगह यूरेसिल। यहाँ थायमीन है, इसकी जगह यूरेसिल हो गया, क्योंकि आरएनए है ये। तो A है, C है, G है, बना के नहीं। तो ये आरएनए जो बन रहा है वो एग्जैक्ट इसके जो विपरीत टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो विपरीत वाला स्ट्रैंड है वैसा होता है। अंतर कहाँ होता है?
थाइमीन और यूरेसिल का अंतर होता है केवल, थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दो आरएनए में, केवल इतना अंतर है। इसीलिए जो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अगर आपको आरएनए देखना है तो टेम्पलेट नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड देख लो, वैसा का वैसा होगा। अंतर कहाँ है वो बात आप बार बार जहन में रखिए, थाइमीन की जगह यूरेसिल कर देना, केवल इतना सा अंतर होगा। और एग्जाम्स में आजकल ये प्रश्न कॉमन हो गया, पूछा जाता है आपको 2 स्ट्रैंड बना के दे देंगे और कहेंगे कि बताओ इससे आरएनए कैसे बनेगा, तो आप सीधे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है ना वो उतार देना। अंतर कहाँ करोगे, थाइमीन की जगह यूरेसिल कर देना, ठीक है। एक और मैं इसको जब अगली प्रोसेस समझाऊंगा तब इसमें और डिटेल से बता दूंगा, बाकी है बहुत आसान। इसलिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा। क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। और जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी ये जो पहचान के काम करते हैं, वो सब हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के अनुसार ही होता है। ये जितने भी बातें हम बोलेंगे वो सब किसके अनुसार बोली जाती है, कोडिंग स्ट्रैंड के अनुसार ही बोली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पे, ये 5 प्राइम एंड है कि नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड से बात करते हुए की जाएगी बात, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड वाले से बात करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम डायरेक्शन पर जो छोटा सा एक सीक्वेंस है डीएनए का, एक छोटा सा खंड है, उसे प्रोमोटर कहा गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पे कौन से वाले बात कर रहे हैं, 5 प्राइम एंड पे एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है, एक सीक्वेंस है, वो क्या कहलाता है, प्रमोटर कहलाता है। किसके, स्ट्रक्चरल जीन के। तो स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पे एक छोटा सा भाग है, वो कहलाता है प्रमोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रमोटर कहलाता है। चूंकि ये इसके शुरुआत में है तो ज़्यादातर इसे अपस्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। तो इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि संरचनात्मक जीन के अनुप्रवाह दिशा में जो संरचना है, जो सीक्वेंस है, वो प्रमोटर कहलाता है, ठीक है। अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम साइड पे जो है उसे क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। और इस प्रमोटर के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। प्रमोटर को हिंदी में अपने बुक में लिखा होगा उन्नायक, तो आप इसे ऐसे याद कर लेना, हिंदी में उन्नायक कहते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला बहुत महत्वपूर्ण कार्य, ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको जुड़ने की जगह प्रोवाइड करता है। आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ आके जोड़ेगा, यहाँ लाकर जोड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने की जगह दे रहा है, कौन दे रहा है, प्रमोटर। पहला बहुत महत्वपूर्ण कार्य, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा ये। दूसरा इसका कार्य है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, उसको डिसाइड करने का काम जो है वो प्रमोटर द्वारा ही होता है। तो मेन चीज़ यहाँ देखा जाए तो टेम्पलेट की पहचान आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट की, और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड की पहचान करने का काम है इसका, टेम्पलेट की पहचान। तो प्रमोटर रीजन 2 महत्वपूर्ण कार्य करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने में सहायता करेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड की पहचान करेगा, ठीक है। प्रमोटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोटर जो है उसमें आप और नोट कीजिए कि जैसे शुरुआत मान लो यहाँ है, इस स्ट्रक्चरल जीन की शुरुआत यहाँ है, जो शुरुआत होती है उसे +1 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, +1। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इस +1 से इधर पीछे की तरफ जब हम चलें तो यानी कि इधर लगभग 10 के आसपास, इसलिए माइनस का यूज कर लेते हैं यहाँ, -10। और इसी तरह एक -35। यहाँ आप ऐसे समझिए कि आप 10 नाइट्रोजनी बेस पीछे चल रहे हो, बेस पेयर कितने, 10। और अगर 35 -35 का मतलब है आप 35 वापस चल रहे हो, इससे 35 बेस पेयर पीछे गए, तब यहाँ विशेष तरह के सीक्वेंस पाए जाते हैं और वो इन कार्यों में सहायता कर रहे हैं, खास करके आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने में सहायता कर रहे हैं। और ये जो -10 वाला जो रीजन है, मान लो ये है जो मेन रीजन है -10 वाला, यहाँ
विशेष तरह का एक सीक्वेंस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में ये बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। उस सीक्वेंस को टाटा बॉक्स कहा जाता है क्योंकि उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा ही होता है, TATAAT ये सीक्वेंस होता है। क्या होता है? TATAAT। चूंकि इसमें शुरू में टाटा आ रहा है इसलिए इसे टाटा बॉक्स कहा गया। क्या कहा गया? टाटा बॉक्स। इसका एक और नाम है, इसे प्रिबनाव बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिबनाव बॉक्स भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो स्ट्रक्चरल जीन मान लो अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो इससे लगभग 10 बेस पेयर पीछे एक विशेष सीक्वेंस होता है TATAAT, जिसे टाटा बॉक्स या प्रिबनाव बॉक्स कहा जाता है। इसी तरह आप थोड़ा और पीछे चलो, -35 बेस पेयर के आसपास जो है वहाँ भी एक विशेष सीक्वेंस होता है। मान लीजिए वो ये रीजन है, यहाँ भी एक विशेष सीक्वेंस होता है जिसे TT गाका कहते हैं, TTGACA ये सीक्वेंस होता है। TTGACA तो TT गाका ऐसे बोल सकते हो आप, TT गाका, TT गाका। कहाँ होगा? -35 रीजन पर ये होगा। तो ये विशेष सीक्वेंस है जो RNA पॉलीमरेज को पहचान कर यहाँ ऐड करने, यहाँ उसको जोड़ने में मदद करते हैं। तो ये तो हुई प्रमोटर की बात। स्ट्रक्चरल जीन की भी हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं इसके 3 प्राइम एंड की ओर। वही बात कोडिंग वाले से बात करेंगे तो 3 प्राइम एंड की ओर चले गए। इसके 3 प्राइम एंड की ओर भी एक विशेष सीक्वेंस होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया टर्मिनेट हो जाती है, बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे समापक रीजन कहते हैं। टर्मिनेटर या समापक कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये 3 प्राइम एंड पर होता है ऑफ किसके? स्ट्रक्चरल जीन के। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके 3 प्राइम एंड, हमेशा कोडिंग वाले से 3 प्राइम एंड की ओर जो सीक्वेंस होगा उसे समापक या टर्मिनेटर कहते हैं। या इसे, चूंकि इसे अपस्ट्रीम कहा तो इसे क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम कहेंगे। अप है तो इधर डाउन करना है बस, अप स्ट्रीम तो ये होगा डाउन स्ट्रीम। तो दोनों चीज 3 प्राइम की जगह डाउन स्ट्रीम भी आप बोल सकते हो, डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो वो होगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, रोक देगा ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है, इसलिए इसे टर्मिनेटर कहा। ठीक है, और यहाँ एक विशेष तरह का कारक आकर जुड़ता है प्रोकैरियोट्स में जिसे रो फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रो फैक्टर कहते हैं। और इस रो फैक्टर के जुड़ने से ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। तो एक बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया कि रो फैक्टर कहाँ जुड़ता है, उसके जुड़ने वाला स्थान कहाँ है? तो रो फैक्टर जुड़ेगा कहाँ? टर्मिनेटर पर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? टर्मिनेटर पर जुड़ेगा। तो ये हमने बात की अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की 3 महत्वपूर्ण भाग, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर की। आप इसे अपने नोटबुक में उतारिए। इसके बाद हम RNA पॉलीमरेज की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम की। अभी जस्ट हमने क्या कहा कि RNA है, लेकिन किस तरह का? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। देखो, RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में अलग तरह के होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो केवल एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो है वो 3 तरह के RNA पॉलीमरेज होते हैं। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड और RNA पॉलीमरेज थर्ड। इस तरह 3 तरह के RNA पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही RNA पॉलीमरेज होता है, RNA पॉलीमरेज। और ये ही RNA, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, एक ही है, इसलिए ये mRNA का भी निर्माण यही करेगा, rRNA का निर्माण भी RNA पॉलीमरेज ही करेगा प्रोकैरियोट्स में, और
टीआरएनए, यानी कि सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज द्वारा ही होगा। प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ज़्यादा है तो इन्होंने काम अपने बांट लिए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसे आप इस तरीके से याद रख लीजिए, आरएमटी, आरएमटी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आरएमटी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो आरएमटी। तो आरएनए तो बनेगा पॉलीमरेज फर्स्ट से, एमआरएनए बनेगा पॉलीमरेज सेकंड से, और टीआरएनए बनेगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनेगा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत माइनर चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमने पिछले आरआरएनए वीडियो वाले जो आरआरएनए वाला जो वीडियो, इसमें भी हमने समझा था यूकैरियोट्स में 4 तरह के आरआरएनए होते हैं, उसमें से 18, 28 और 5.8 ये 3 तरह के आरआरएनए तो फर्स्ट द्वारा बनते हैं। लेकिन एक भाई साहब बिल्कुल अलग है, वो है 5s आरआरएनए। ये 5s आरआरएनए जो है वो बनता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा। ये हमारे बुक में भी मेंशन है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ने टीआरएनए बनाया, 5s आरआरएनए बनाया, और एक और है SNRNA। ये आपको याद रखने हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये 3 बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एमआरएनए बनेगा सेकंड द्वारा। आरआरएनए कौन कौन से वाले, 18, 28 और 5.8 S आरआरएनए बनेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज, उसकी और बात करते हैं, उसमें कुछ 1-2 बिंदु और ऐड करते हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो वास्तव में उसमें 5 यूनिट्स पाई जाती है, 5 प्रोटीन यूनिट्स उसमें पाई जाती है। और वो 5 यूनिट है, अल्फा की 2 यूनिट होती है, अल्फा 1 और अल्फा 2 कर सकते हो, 2 अल्फा होती है, एक बीटा होती है, एक बीटा प्राइम होती है, और एक सिग्मा होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है, लेकिन उसमें 5 तरह की प्रोटीन इकाइयाँ होती है। वो है अल्फा तो 2 यूनिट होती है, इसलिए हम 2 लिख देते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा, बीटा प्राइम, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए बीटा, बीटा प्राइम और सिग्मा, ये 5 यूनिट मिलकर बनाती है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जब 5 यूनिट एक साथ हो, ये 5 यूनिट हमने एक साथ जब मिला दी, तब इसे होलो एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम, सीधा सा ये होलो यानी कंप्लीट, पूरा। जब 5 इकाइयाँ इसमें मिल गई, 5 इकाइयाँ 5 की 5 मिल गई, तो ये होलो एंजाइम कहलाएगा। लेकिन इसमें से ये जो सिग्मा इकाई है, ये जो सिग्मा यूनिट है, ये ज़्यादातर इसके साथ नहीं रहती, केवल पहचान, प्रमोटर को पहचान करने के बाद ये हट जाती है। शेष केवल 4 यूनिट बचती है, 2 अल्फा की, बीटा और बीटा डैश की। तो ये जो शेष बच गई, ये जो 4 बच गई, इन्हें कोर एंजाइम कहते हैं, कोर एंजाइम कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा बराबर होलो एंजाइम, कह सकते हो। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा मिलकर बना देगी होलो एंजाइम। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें सिग्मा का कार्य बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जो आपके नीट लेवल तक इससे ऊपर नहीं आता है। बाकी ये सब कैटालाइटिक कार्य जो है वो इनके हैं। ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया को आगे, इलोंगेशन वगैरह, टर्मिनेशन, उन सब में इनका कार्य है। सिग्मा का केवल एक कार्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रट लेना है, याद कर लेना है, और सिग्मा का कार्य है प्रमोटर की पहचान। प्रमोटर की पहचान, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि प्रमोटर में एक विशेष तरह का सीक्वेंस टाटा बॉक्स और टीटी गाका होता है, तो उसे पहचानने का कार्य ये सिग्मा इकाई करती है। कौन करती है? सिग्मा यूनिट करती है। इसे इसलिए अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, उसकी शुरुआत करने का, उसको प्रमोटर को पहचानने का काम ये सिग्मा करता है। ये सिग्मा काम करेगा प्रमोटर को पहचानने का। उसके बाद के तो ये सारे कार्य ये कर लेंगे, अल्फा और बीटा कैटालाइटिक कार्य सारे ये कर लेंगे इसके बाद में।
तो प्रोकैरियोट्स में आपको ये होलो एंजाइम ही साथ याद रखना। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और आरएनए पॉलीमरेज को पढ़ा। अगला वीडियो इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है जिसमें हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। उसकी तीनों महत्वपूर्ण जो चरण है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, उसे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।